विज्ञान पाठशाला मेक लर्निंग स्मार्ट एंड ईजी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विज्ञान पाठशाला। विज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। आई एम रवि कुमार साव। मैं आज आप लोगों को क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 के सारे टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। तो चैप्टर 1 है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मेरा लास्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ, मैंने आप लोगों से शेयर किया था। और तो आज मेरा ये फास्ट चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो जो सारे टॉपिक्स मैं पढ़ाने वाला हूँ उसमें पहला ही है इंट्रोडक्शन में फ्रॉम फूड गैदरर टू फूड प्रोड्यूसर और कल्टीवेटर। उसके बाद मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड क्रॉप्स, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही पॉइंट है फ्रॉम फूड गैदरर टू फूड प्रोड्यूसर और कल्टीवेटर। अर्ली मैन हंटर एंड फ्लेश ईटर, ऑल्सो एट फ्रूट्स and seeds. They were food gatherer. Started domesticating cattle and growing plant along with his dwelling units. Started settling near rivers, lakes and ponds. Started collecting seeds. The seeds were scattered, germinated and grew. Increase in demand for food. Men become aware of taking care of plant. This was the beginning of agriculture. तो प्रेजेंट में जो एग्रीकल्चर में जो ट्रांसफॉर्म हुए हैं या मॉडर्न जो टेक्निक है एग्रीकल्चर का, वो हो सकता है आज मॉडर्न है, कहीं कहीं ट्रेडिशनल भी है, लेकिन ये जो आज का जो प्रेजेंट एग्रीकल्चर व कल्टीवेशन का जो पैटर्न है वो पहले इस तरह नहीं था। ये बहुत सारे प्रोसेस, बहुत सारे टाइम के बाद, बहुत सारे डेवलपमेंट के बाद इस कंडीशन में या इस स्टेज में आया है। तो हम जानेंगे कि हम लोगों को हिस्ट्री देखना होगा कि पहले हम लोग कल्टीवेशन किस तरह करते थे, किस तरह से हम लोगों में कल्टीवेशन का थिंकिंग डेवलप हुआ है। तो उसके लिए मुझे अर्ली मैन और उसका जो लाइफस्टाइल था उससे हम जान पाएंगे कि किस तरह एग्रीकल्चर में जो डेवलपमेंट है, जो चेंजेस है वो आए हैं। तो पहला ही पॉइंट है जो अर्ली मैन हंटर्स एंड फ्लेश ईटर। तो वो लोग मेनली थे शिकारी और मांसाहारी, साथ ही साथ फ्रूट्स और सीड क्रॉप्स, मेनली पैडी, व्हीट, तो ये सब कंज्यूम करते थे। तो दे वेर फूड गैदरर, तो वो लोग फूड गैदरर थे, नॉट फूड प्रोड्यूसर। तो उसके बाद लेटर दे स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग केटल। तो उन लोगों में थिंकिंग डेवलप हुआ कि बहुत सारे कैटल है, मतलब काऊ, गोट, हॉर्स, जिससे कुछ कंज्यूम प्रोडक्ट भी मिलते हैं होंगे और कुछ अर्ली मैन अपने सुविधा अनुसार कैटल्स को डोमेस्टिकेट करने लगे और अपने ड्वेलिंग यूनिट्स, मतलब जहाँ पे वो लोग रहते थे वहाँ पे प्लांट भी ग्रो करने वो लोग सीखे। उनके बाद उन लोगों में थिंकिंग डेवलप हुआ कि हमें कहीं भी सेटल होने के लिए वाटर का बहुत ज़रूरी है। रिवर सोर्सेस, मतलब वाटर सोर्सेस के अगर सामने रहे तो वो उनके लिए ज़्यादा इजी होंगे। तो वो लोग फिर रिवर, लेक या पॉन्ड, ये सब जो वाटर रिसोर्सेस है जो अवेलेबल है वहाँ पे वो लोग सेटल होने लगे। उसके बाद जो फूड क्रॉप है, जो फूड्स है या फ्रूट्स है जिसके सीड से प्लांट ग्रो करते हैं, वो लोग में ये थिंकिंग जब डेवलपमेंट हुआ तो वो लोग वो बीज को सॉइल में फेंक देते थे, तो वो अंकुरित होते थे। उसके बाद वो गाछी बड़ा होने के बाद, वो प्लांट बड़ा होने के बाद उसका फल वो लोग फिर कंज्यूम कर पाते थे। और उसके बाद ही जब वो लोगों में जब संख्या बढ़ने लगी, जब ये संख्या ज़्यादा होने लगा तो उन लोगों में फूड का डिमांड बढ़ने लगा। तो धीरे धीरे उन लोग में प्लांट का केयर भी स्टार्ट हो गया। प्लांट का केयर करने के लिए वो लोग सचेतन भी हो गए। तो यहीं से शुरू होता है एग्रीकल्चर, यहीं से एग्रीकल्चर का थिंकिंग वो लोग में डेवलप होता है और आस्ते आस्ते एग्रीकल्चर में बहुत सारे पैटर्न चेंज होते होते
मॉडर्न जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उसमें हम लोग बहुत कुछ देख पाएंगे। जो आगे हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न एग्रीकल्चर में क्या क्या सिस्टम है, किस तरह से एग्रीकल्चर किया जाता है, वो सब हम लोग जान पाएंगे। नेक्स्ट, तो उससे पहले हम लोग को जानना होगा मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड क्रॉप्स। ये दो टर्म का मीनिंग हम लोगों को जानना होगा। तो जो एग्रीकल्चर वर्ड है वो दो लैटिन वर्ड से आया है, एक है एगर, दूसरा है कल्चर। एगर का मतलब हो गया फील्ड और कल्चर का मीन्स कल्टीवेशन। फील्ड में कल्टीवेशन का जो प्रोसेस है, नीचे में डेफिनेशन भी दिया हुआ है कि एग्रीकल्चर और फार्मिंग इज़ द कल्टीवेशन ऑफ सॉयल। सॉयल को फूड प्रोड्यूस करने के लिए योग्य कर देना ही हुआ एग्रीकल्चर। एंड इट इंक्लूड्स ग्रोइंग ऑफ प्लांट क्रॉप एंड रियरिंग ऑफ एनिमल। ये सिर्फ प्लांट क्रॉप का ग्रोइंग में ही सीमित नहीं है, अगर कोई पशु से भी कुछ कंज्यूम प्रोडक्ट हमें मिलते हैं तो उनका भी डोमेस्टिकेटिंग करना, लालन पालन करना, वो भी एग्रीकल्चर का अंदर में ही पड़ता है। जैसे कि आपको पता ही है कि काव से हम लोगों को दूध, घी वगैरह बहुत कुछ ही मिलता है। फिर गोट हुआ, तो मांस के लिए भी हम लोग गोट, चिकन, ये सब के लिए हम लोग उसे पालते हैं। तो रियरिंग ऑफ एनिमल ऑल्सो इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। क्रॉप्स क्या है? द प्लांट्स कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल स्पेशली फॉर फूड्स। अगर कोई प्लांट को लार्ज स्केल में प्रोड्यूस किया जाए तो उसे हम क्रॉप्स कहते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग टाइप्स ऑफ क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत सारे क्रॉप्स हैं, तो उसे क्लासिफाइड किया गया है। जैसे कि पहला हम लोग बोल सकते हैं सेरेल्स। तो सेरेल्स किसे कहेंगे? जैसे कि कॉर्न, मेज, बार्ली, ओट्स, व्हीट एंड पैडी, ये सब सेरेल्स है। इससे हम लोग को क्या मिलता है? स्टार्च, फाइबर, मिनरल्स, सम विटामिन्स, प्रोटीन्स। फिर हो गया पल्सेस। पल्सेस में इम्पॉर्टेंट पल्सेस जैसे कि तूर के दाल हो गए, जिसे हम लोग कहते हैं येलो पिजियन पी। फिर लेंटिन, मसूर दाल, सारे जो इम्पोर्टेंट दाल्स है मतलब पल्सेस है उसके वगैरह भी, जैसे कि पीज, बीन्स एंड पीनट्स आर ऑल्सो पल्सेस। तो इनसे हम लोगों को क्या मिलता है? इसके कंज्यूम से हम लोगों को स्टार्च, फाइबर्स, मिनरल्स, सम विटामिन्स एंड प्रोटीन्स भी मिलते हैं। नेक्स्ट, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। तो सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी क्रॉप्स के अंदर में ही पड़ता है। जैसे कि इससे हम लोगों को क्या मिलते हैं? न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, जेल्स, ये सब भी हम लोग को ये फ्रूट और वेजिटेबल से मिल सकते हैं। और हो गया ऑयल सीड। ऑयल सीड का एग्जांपल हो गया मस्टर्ड, ग्राउंड नट, सोयाबीन, सनफ्लावर एट्सेट्रा। तो ऑयल सीड में तो प्रोटीन रहते ही हैं, साथ ही साथ हाई लेवल ऑफ फैट भी हम लोगों को मिलता है। नेक्स्ट, स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में कोरिएंडर हो गया, कमीन हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, क्लोव्स, जिंजर, गार्लिक। जैसे कि हम लोगों को जो हिंदी में कहते हैं धनिया, जीरा, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी वगैरह सभी स्पाइसेस है। ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स भी है। कंज्यूम फूड के साथ साथ कुछ फाइबर क्रॉप्स भी है जिसे हम लोग एग्रीकल्चर के अंदर में भी इंक्लूड करते हैं, जैसे कि कॉटन, जूट, हेम्प, कोकोनट। तो इनके जो फाइबर्स है उससे क्लोथ्स, रोप्स, बैग्स, शूज़, पेपर, बायोफ्यूल एट्सेट्रा बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बेवरेज क्रॉप भी है, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, टी, कॉफ़ी एट्सेट्रा। तो ये भी एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। India is a vast country. The climatic condition like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. Accordingly, there is a rich variety of crop grown in different part of the country. Despite this diversity, 3 broad cropping pattern can be identified. तो इंडिया जैसे विशाल देश में हर एक जगह में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एक जैसा नहीं है। जगह जगह में ये वेरी करते हैं। तो उसके ऊपर डिपेंड करते हुए सब जगह में क्रॉप्स का जो कल्टीवेशन वो एक जैसा नहीं है। डिफरेंट पार्ट में, डिफरेंट सीजन में डिफरेंट है। 3 बड़े क्रॉपिंग पैटर्न को आइडेंटिफाई किया गया है। जैसे कि इसके एग्जांपल जैसे हैं खारिफ क्रॉप, रबी क्रॉप्स और समर क्रॉप। तो खारिफ क्रॉप किसे कहते हैं?
जो सारे क्रॉप को रेनी सीजन में बोया जाता है, द क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। और जो सारे क्रॉप्स को विंटर में बोया जाता है उसे कहते हैं रबी क्रॉप, और जो सारे क्रॉप्स को समर में बोया जाता है उसे कहते हैं समर क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप का ड्यूरेशन हो गया जून से सितंबर, रबी क्रॉप्स का अक्टूबर से मार्च, समर क्रॉप्स का हो गया मार्च से मई तक। एग्जाम्पल में हो गया खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल है पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कटन एट्सेट्रा, और भी है। रबी क्रॉप में व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड और भी हो सकते हैं। समर क्रॉप में सम पल्सेस एंड वेजिटेबल्स। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्रॉप रोटेशन भी इंक्लूडेड है। देयर आर सर्टेन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यूज्ड इन इंडिया टू इम्प्रूव एंड इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। तो इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए और बेहतर करने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस अपनाए गए हैं। तो इनके एग्जांपल हो गए क्रॉप रोटेशन और मिक्स्ड एग्रीकल्चर। तो इसके बारे में जानेंगे। तो क्रॉप रोटेशन क्या है और क्रॉप रोटेशन का एडवांटेजेस क्या है, क्यों इस टाइप ऑफ क्रॉप रोटेशन का यूज़ किया जाता है। तो क्रॉप रोटेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग अ सीरीज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप इन द सेम एरिया। डिफरेंट सीजन में डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप का अगर कल्टीवेशन किया जाता है तो उसे हम लोग कहेंगे क्रॉप रोटेशन। जैसे कि अगर एक सीज़न में पोटैटो का अगर कल्टीवेशन किया गया तो नेक्स्ट सीज़न में लेगुमस टाइप ऑफ प्लांट जैसे कि पीज, बीन्स हो सकते हैं। उसके नेक्स्ट अगर सीज़न में पेसिकस टाइप जैसे कि कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिस एट्सेट्रा। उसके बाद अगर हम लोग फिर रूट्स टाइप ऑफ क्रॉप अगर कल्टीवेट करते हैं जैसे कि बीट रूट, कैरोट्स, तो इसके वजह से क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप को अगर कल्टीवेट किया जाता है तो उसमें बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो जो सारे एडवांटेजेस पाए जाते हैं तो वो नीचे पॉइंट में दिया गया है, जैसे कि हेल्प इन बैलेंसिंग द न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। Different type of crop are cultivated as per the season. It helps in reducing soil erosion. It may protect the plant from disease and pest. तो ये सारे पॉइंट का अर्थ क्या है। तो क्रॉप कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। तो इस तरह अगर क्रॉप्स को हर एक सीज़न में चेंज किया जाए तो क्या होता है, तो वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश होने के लिए टाइम मिलता है। तो उससे क्या होता है, वो क्रॉप को फिर उससे क्या होता है, सॉइल का फर्टिलिटी भी बढ़ जाता है। और कुछ लेगुमस क्रॉप्स है जिसको लगाने से नाइट्रोजन हुआ या जो अलग न्यूट्रिएंट्स है वो भी फिर रिप्लेनिश हो जाते हैं, जिससे सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ जाता है। इसके अलावा भी सॉइल का जो इरोजन उससे कमता है और प्लांट में जो डिजीज़ और पेस्ट होते हैं उनसे भी खतरे से बचते हैं। मिक्स्ड कल्टीवेशन। तो अगला हो गया मिक्स्ड कल्टीवेशन। मिक्स्ड कल्टीवेशन क्या हो गया, इन दिस कल्टीवेशन फार्मर ग्रो 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड साइमल्टेनियसली। अगर एक ही टाइम में फार्मर एक एरिया में 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स का कल्टीवेशन करता है तो उसे मिक्स्ड कल्टीवेशन कहते हैं। तो इसके कुछ फ़ायदे हैं जिसके वजह से इस मिक्स्ड कल्टीवेशन का प्रचलन है। क्या है, जैसे कि इट प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी एज फार्मर्स में अर्न अ बिगर प्रॉफिट। इट प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स थ्रू आउट द ईयर which ensure the interrupted production of crops. It may also protect the farmer from crop failure because different type of crops may not fall in the same year. तो इससे क्या होता है, इससे फार्मर को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिलती है, इससे प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। अगर किसी क्रॉप्स का मार्केट वैल्यू कम हो गया तो क्या होता है, अगर वो एक ही अगर क्रॉप्स अगर प्रोड्यूस करते हैं तो अगर उस क्रॉप्स का मार्केट वैल्यू कम जाता है तो उसमें फार्मर का लॉस हो सकता है। लेकिन वो अगर 2 या 2 से ज़्यादा अगर क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं तो एक से नहीं दूसरे से वो लोग इनकम कर सकते हैं। तो इससे क्या फिनेंशियल एक सिक्योरिटी मिल जाता है। क्रॉप का जो फेलियर होता है इसकी वजह से क्रॉप फेलियर्स का भी संभावना कम रहता है और जो प्रोडक्शन रहता है वो थ्रू आउट प्रोडक्शन भी चलते रहता है। तो वो एक फ़ायदा है। नेक्स्ट, बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो पहला ही बेसिक तो नॉर्मली
क्रॉप प्रोडक्शन के लिए कुछ प्रैक्टिसेस है, मतलब कि हम लोग कुछ स्टेप से ही या कुछ सिस्टम से ही क्रॉप को प्रोडक्शन करते हैं। जो सारे स्टेप हम लोग लेते हैं, जो सारे प्रैक्टिसेस इसमें इंक्लूडेड है, वो सारे यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो पहला ही है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फिर है सोइंग, फिर है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, फिर है इरिगेशन, फिर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, फिर है हार्वेस्टिंग और है स्टोरेज। तो पहले ही हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। द लूज सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रेथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। दे लूजन्ड सॉइल हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब ही है सॉइल को लूज करना, जिससे अगर कोई क्रॉप्स का हम वहाँ कल्टीवेट करें तो वो क्रॉप्स का रूट्स इजीली डीप तक पेनिट्रेट कर पाएँ और वहाँ उसे जो भी इंग्रेडिएंट्स या जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो इजीली वहाँ से ले सके। और सॉइल को लूज करने का वजह से क्या हो सकता है, वहाँ पे अर्थवर्म, माइक्रोब्स जो क्रॉप्स के लिए सॉइल के लिए फेवरेबल है वो भी वहाँ पे आते हैं। तो उससे सॉइल का जो फर्टिलिटी है, जो सॉइल का जो क्रॉप प्रोडक्शन का जो एनवायरनमेंट है वो बढ़िया होता है। तो सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए मेनली 2 स्टेप है, एक हो गया प्लगिंग और दूसरा हो गया लेवलिंग। तो प्लगिंग क्या है? प्लगिंग हेल्प्स इन लूजनिंग एंड टर्निंग द टॉप सॉइल अपसाइड डाउन एंड ऑल्सो इन मिक्सिंग द कॉम्पोस्ट विद द टॉप सॉइल। दिस मेक्स द सॉइल फर्टाइल, एयरी, इंक्रीजेस इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। इट ऑल्सो हेल्प्स इन अपरूटिंग वीड्स एंड एक्सपोजिंग सीड्स, वर्म्स, इंसेक्ट एंड पेस्ट इन द फील्ड। तो टिलिंग एक प्रोसेस है जो ट्रेडिशनल प्लो या मॉडर्न आयरन प्लो हो गए या ट्रैक्टर के साथ में प्लो को ऐड करके भी टिलिंग या प्लगिंग किया जा सकता है। तो इससे क्या होता है, इससे सॉइल को लूज किया जाता है। सॉइल का जो टॉप सॉइल है वो अप साइड डाउन होता है, उससे क्या होता है, सॉइल का फर्टिलिटी है वो बढ़ता है, उसमें वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है और जो वहाँ पे वीड्स या सीड्स या वर्म, इंसेक्ट, पेस्ट होते हैं वो भी वहाँ पे इसमें वीड्स भी चले जाते हैं, जो अनवांटेड जो प्लांट होते हैं वो भी चल जाते हैं और जो सीड होते हैं, वर्म्स होते हैं, इंसेक्ट, पेस्ट, वो भी फील्ड में रह पाते हैं इजीली। फिर उसके नेक्स्ट स्टेप हो गया लेवलिंग। तो लेवलिंग क्या है? लार्ज लंप ऑफ सॉइल आर ब्रोकन विथ हैरो। द सॉइल इज देन लेवल्ड और मेड इनटू रिजेस एंड फरो। लेवलिंग एंसर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द फील्ड। लेवलिंग एक वो प्रोसेस है जिससे लूजेंड सॉइल को लूज करने के बाद सॉइल बराबर नहीं होते, कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं ऊंचा होता है या कहीं नीचा होता है। लेवलिंग करने के लिए एक लेवलर मशीन होता है, उसके द्वारा सॉइल को लेवल किया जाता है, जिससे कल्टीवेशन के लिए फार्मर्स को इजी होते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट के बारे में। तो पहला ही है प्लो, जो मैं बोल रहा था। प्लो हो गया, ये ट्रेडिशनल प्लो है, इसका यूज़ आज भी आप देख सकते हैं। तो इसमें जो ये जो जगह है, ये जो देख रहे हैं, ये हो गया बीम, इसे बीम कहते हैं। ये जो एरिया है इसे कहते हैं प्लो सेफ्ट, जो इसका ये एक पार्ट यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये हो गया, ये तो बीम है। उसके बाद ये जो एरिया है ये हो गया प्लो सेफ्ट और ये हो गया प्लो शेयर। तो इसके यूज़ से क्या करते हैं, सॉइल को लूज किया जाता है। तो इसे नॉर्मली प्लगिंग के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हो गया आयरन प्लो। बुल के साथ में आयरन प्लो, वो तो वुडन था, ये आयरन है। ये आयरन प्लो को भी यूज़ करते हैं प्लगिंग के लिए। फिर कल्टीवेटर, ट्रैक्टर के साथ में ये कल्टीवेटर को ऐड किया जाता है, उसके बाद भी सॉइल को प्लगिंग किया जाता है। ये हो गया लेवलर, जिसके बारे में हम बोल रहे थे। ये लेवलर को यूज़ करके सॉइल को लेवलिंग किया जाता है और सॉइल को प्रेस किया जाता है, उसको बैठाया जाता है जिससे कल्टीवेशन इजीली हो सके। नेक्स्ट एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। तो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट में ये हो ही है, ये
आपको प्लगिंग के लिए यूज़ होता है। ये सीड ड्रिल है, सीड ड्रिल सोइंग के लिए, ये जो एरिया है इसमें सीड रखा जाता है और ये इक्वल एरिया में सीड को सोक करते जाते हैं। इसके बारे में बाद में विस्तार से पढ़ेंगे। फिर हो गया ये ट्रॉयल, ये भी प्लगिंग के लिए यूज़ होता है। ये हो गया फोर्क, इससे लेवलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, प्लगिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसका भी यूज़ है। नेक्स्ट हो गया सिकल। सिकल ये मेनली हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ होता है और कुछ अनवांटेड प्लांट होते हैं जिसे वीट कहते हैं, उसे भी इससे हटाया जाता है। ये हो गया कॉम्बाइन। कॉम्बाइन एक ऐसा ये मॉडर्न मशीन है जिससे फसल के कटाई भी होती है, हार्वेस्टिंग भी किया जाता है और उसको झड़ाई करके जो मेन क्रॉप से उसे जमा भी किया जाता है, तो उसको कॉम्बाइन से किया जाता है। कॉम्बाइन्स इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग प्रोसेस। और हैरो क्या है? ये वीडिंग के लिए यूज़ होते हैं। कल्टीवेशन से पहले जो अनवांटेड प्लांट्स निकल जाते हैं उसे हटाने के लिए ये हैरो का यूज़ किया जाता है। फिर हो गया ये स्प्रेयर। ये स्प्रेयर क्या है? प्लांट में बहुत सारे पेस्ट या इंसेक्ट आ जाते हैं, तो उसे हटाने के लिए, जैसे क्रॉप्स का कोई डैमेज ना हो, उसके लिए स्प्रेयर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सोइंग के बारे में। तो सोइंग क्या है? सोइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन द सॉयल। तो सोइंग के कुछ तरीके हैं, वो मॉडर्न भी हो सकते हैं, ट्रेडिशनल भी हो सकते हैं। फर्स्ट जो एग्जांपल है सोइंग का, वो है ब्रॉडकास्टिंग। इट इज़ अ मेथड ऑफ सोइंग सीड्स बाय स्कैटरिंग देम बाय हैंड। तो सीड को अपने हाथ से ही फैलाना, उसको छींट देना, उसे ही कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। दिस इज़ द ट्रेडिशनल मेथड, दस रिजल्ट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड। इसके वजह से क्या होता है? सीड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अनइक्वल होता है। सब जगह इक्वल स्पेस में इक्वल सीड नहीं भी हो सकते हैं, कहीं ज़्यादा भी गिर सकते हैं, कहीं कम भी गिर सकते हैं, तो इसे कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। उसके बाद हो गया सोइंग बाय फनल। तो द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। These seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp end. These ends pierce into the soil and place seeds there. तो बुल के साथ में या प्लो के साथ में फनल को ऐड किया जाता है। तो वो बुल जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो उसके साथ में एक फनल ऐड किया जाता है, वो फनल में सीड को पुट किया जाता है। तो तो वो क्या होता है? बुल के चलने के साथ साथ वो सीड भी उसके अंदर से जाते रहते हैं और वो सोइल के अंदर में उसको पहुंचाया भी जाता है। तो ये भी एक टेक्निक है जिसे कहते हैं सोइंग बाय फनल। फिर हो गया सीड ड्रिल। ये मॉडर्न टेक्निक है जिससे टाइम भी कम लगता है और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? सीड ड्रिल्स इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। This shows the seeds uniformly at equal distance and depth. This protects seeds from being eaten by birds. Sowing by using a seed drill saves time and labor. तो ये मॉडर्न टूल्स भी है जिससे ये सीड ड्रिल किया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक टूल्स है जिसके ऊपर सीड को भरा जाता है और वो इक्वल डिस्टेंस में वो सीड को एंटर करते जाते हैं इक्वल डिस्टेंस में, और इससे टाइम का भी बचत होता है और लेबर का जो खर्चा है उसको भी कमाया जा सकता है। तो ये मॉडर्न ही टूल्स है नॉर्मली। नेक्स्ट, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्या है? द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो सॉइल में न्यूट्रिएंट की कमने से बचाने के लिए और प्लांट के ग्रोथ को हेल्दी रखने के लिए कुछ सब्सटेंस को ऐड किया जाता है सॉइल में। इसे मैन्योर या फर्टिलाइज़र कह सकते हैं। लेकिन मैन्योर और फर्टिलाइज़र का मीनिंग भी हमको जानना होगा। मैन्योर क्या है? इट इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो मैन्योर एक वो सब्सटेंस है जो प्लांट और एनिमल के वेस्ट से
पाया जाता है। और मैन्योरिंग क्या हो गया? द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र इज कॉल्ड मैन्योरिंग। तो जिस प्रोसेस से मैन्योर और फर्टिलाइज़र को ऐड किया जाता है उसे कहते हैं मैन्योरिंग। एडवांटेज क्या है मैन्योर का? तो इट ऐड द ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड एनरिच द सॉइल। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ही ऐड करते हैं और सॉइल को एनरिच भी करते हैं। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये यूजफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सॉइल के लिए या क्रॉप्स के लिए यूजफुल है, हेल्दी है, वो भी इसमें बढ़ते हैं। इट मेंटेन्स द क्वालिटी ऑफ सॉइल लॉन्ग टाइम। इससे सॉइल का जो क्वालिटी है वो लॉन्ग टाइम तक बरकरार रहता है। नेक्स्ट, मैन्योर आर 3 टाइप्स। तो मैन्योर 3 टाइप्स है मेनली। एक हो गया फार्म यार्ड मैन्योर, दूसरा हो गया कॉम्पोस्ट और एक हो गया ग्रीन मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ कैटल डंग, स्ट्रॉ, लीव्स एंड अदर वेस्ट। ये नॉर्मली काउ डंग, स्ट्रॉ, लीव्स और जो अलग जो वेस्ट है जो फार्म से ही पाए जाते हैं उससे जो मैन्योर बनाए जाते हैं या पाया जाता है तो उसे फार्म यार्ड कहते हैं। कॉम्पोस्ट क्या है? इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल। डेड प्लांट, मरे हुए प्लांट और एनिमल से जो मरे हुए प्लांट और एनिमल वेस्ट से डिकम्पोज करके जो मैन्योर बनाया जाता है वो भी एक कॉम्पोस्ट है। तो ये भी नेचुरल है, ये भी सॉइल के लिए फ़ायदेमंद है। तो इसमें से एक टाइप है वर्मी कॉम्पोस्ट जो वर्म से बनाए जाते हैं। ग्रीन मैन्योर क्या है? ग्रीन मैन्योर इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब स्पेसिफिक प्लांट और क्रॉप वैरायटी दैट आर ग्रोन एंड टर्न्ड इनटू द सॉइल टू इम्प्रूव इट्स ओवरऑल क्वालिटी। तो ग्रीन मैन्योर कुछ अलग टाइप का मैन्योर है। तो इसे हम क्रॉप रोटेशन से रिलेट कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन और मैन्योर में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो मैन्योर का मेन रोल ही हो गया सॉइल को एनरिच करना, फर्टाइल करना। तो अगर मैंने जो क्रॉप रोटेशन में जो मैंने बात कही थी तो उसमें क्या था कि अगर हम एक टाइप का क्रॉप अगर हर साल हम या हर सीज़न में हम अगर यूज़ करें तो उसमें जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स है उसके परिमाण कम जाते हैं, उससे सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो कम जाता है। तो अगर मैं कुछ ऐसा पौधा लगाऊं जिससे सॉइल का न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश हो जाए या एनरिच हो जाए तो उसे हम ग्रीन मैन्योर कह सकते हैं। जैसे कि लेगुमस प्लांट जो है वो आपका जो नाइट्रोजन है उसका जो परिमाण है उसको भी बढ़ाते हैं। तो ये भी एक टाइप ऑफ ग्रीन मैन्योर है। नेक्स्ट, फर्टिलाइज़र। ग्रीन मैन्योर या मैन्योर के बारे में हम लोग पढ़ें। अब हो गया फर्टिलाइज़र क्या है? फर्टिलाइज़र और केमिकल सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। मतलब ये केमिकल सब्सटेंस है जो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किया जाता है। मतलब ये मैन मेड सब्सटेंस है। दे आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। तो ये नॉर्मली पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट से ही भरपूर रहता है। जैसे अमोनियम सल्फेट, इसमें अमोनिया और सल्फ़र का भाग ज़्यादा है। पोटासियम का भाग ज़्यादा है। एंड एनपीके मतलब ये एनपीके हो गया नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम का फुल फॉर्म एनपीके। तो नॉर्मली जो सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल में ज़्यादा परिमाण में चाहिए और जिससे फलन ज़्यादा हो उसके लिए फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे बताया जा रहा है द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र रिजल्ट इन बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स बट इट हैज़ मेनी डिसएडवांटेजेस। हो सकता है फर्टिलाइज़र से अच्छा रिजल्ट मिले, अच्छा क्रॉप्स हो, ज़्यादा क्रॉप्स हो, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। जैसे कि इट्स एक्सेसिव यूज़ मेक द सॉइल लेस फर्टाइल। अगर इसके ज़्यादा यूज़ किया जाए तो ये सॉइल को फर्टिलिटी को कमा देता है। फर्टिलाइज़र अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये फर्टिलाइज़र ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ठीक नहीं है। हो सकता है इससे बहुत सारे डिजीज़ भी पैदा हो। दे आर द सोर्स ऑफ सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन। इससे वाटर और सॉइल के पोल्यूशन भी ज़्यादा होते हैं, वो हमेशा ही पल्यूट करता है। तो नॉर्मली फर्टिलाइज़र जो मैन मेड सब्सटेंस है वो अगर ज़्यादा परिमाण में यूज़ है, ज़्यादा मात्रा में अगर यूज़ हो तो वो भी हेल्थ के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। अगर फर्टिलाइज़र और मैन्योर का कुछ डिफरेंस भी है। जैसे कि
फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। तो ये एक मैन मेड है जो इनऑर्गेनिक है। और मैन्योर क्या है? मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस। ये नेचुरल सब्सटेंस है ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। तो कैटल जो डंग है, कैटल डंग और प्लांट रेसिड्यूज से ही डिकम्पोज करके ये बनाया जाता है। तो ये नेचुरल है। फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, इसे फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। और मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स, ये फील्ड में ही बनाया जा सकता है। इट डज़ नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, ये सॉइल में ह्यूमस नहीं बनाता है। मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, ये बहुत सारे ह्यूमस बनाता है। ह्यूमस एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कैटल डंग, प्लांट रेसिड्यूज, मतलब डेड प्लांट या डेड एनिमल्स को डिकम्पोज होने के बाद ही ये बनते हैं ऑटोमेटिकली, नेचुरली। और चौथा डिफरेंस हो गया, फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटासियम। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो ये लेस रिच है प्लांट न्यूट्रिएंट्स के लिए, ये लेस रिच है और ये बहुत ज़्यादा है। तो आज का ये क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का चैप्टर यहीं ख़त्म नहीं, ये पहला पार्ट है। सेकेंड पार्ट मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। तो इसके बाकी कॉन्सेप्ट को जानने के लिए विज्ञान पाठशाला में बने रहिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और देखते रहें विज्ञान पाठशाला। और हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।